स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1. यह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। 2. इसके तहत केवल सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्राम न्यायालय, इनकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। यह अधिनियम मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी हैं। बता दें कि इन्हें ग्रामीण स्तर पर लघु विवादों को निपटाने के लिए नागरिक और आपराधिक दोनों क्षेत्राधिकार के साथ प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है। अतः कथन 1 सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। उत्तर भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? ए नोएडा, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नोएडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में विकसित की जा रही है। 1000 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना, फिल्म निर्माण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना और उत्तर प्रदेश को सिनेमा और मनोरंजन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। इस परियोजना से रोजगार सृजन होने तथा देश विदेश से फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करके राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान मिलने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, जैविक और सुगंधित खेती विशेष कृषि पहल जिसमें चाय बागानों को जैविक चाय उत्पादक क्षेत्रों में परिवर्तित करना और घाटियों को विकसित करना शामिल है, किस भारतीय राज्य की पहल है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जैविक और सुगंधित खेती पहल का उद्देश्य धौला देवी, मुनस्यारी और बेताल घाट जैसे क्षेत्रों में चाय बागानों को जैविक चाय उत्पादक क्षेत्रों में परिवर्तित करना और उच्च मूल्य वाली सुगंधित फसलों को बढ़ावा देने के लिए सुगंध घाटियों का विकास करना है। यह पहल टिकाऊ कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उत्तराखंड के प्रयासों का हिस्सा है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में उत्तराखंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान किस जिले में शुरू किया गया? ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी नैनीताल, डी ऋषिकेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी देहरादून। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गुनियाल गांव देहरादून में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान, स्थानीय मिट्टी और जलवायु के अनुकूल उन्नत कृषि तकनीकों और सरकारी सहायता योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देकर किसानों को सशक्त बनाना है। यह पहल राज्य के कई विकास खंडों और गांवों को कवर करती है जो उत्तराखंड में कृषि उत्पादकता और आजीविका बढ़ाने के व्यापक प्रयास को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी और सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे परियोजनाएं पर्वतमाला कार्यक्रम का हिस्सा हैं। 2. यह दोनों परियोजनाएं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत डिजाइन बिल्ट फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर पद्धति से संचालित हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल रोपवे परियोजनाओं को विकसित करके पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी और सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे दोनों कार्यक्रम के तहत प्रमुख परियोजनाएं हैं, इसलिए कथन 1 सही है। इन परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और हस्तांतरण मॉडल के माध्यम से क्रियान्वित करने की योजना है, इसलिए कथन 2 भी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने तथा सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए किया गया था। 2. प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है।
ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक है। बता दें कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को SLSA का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, कमजोर बच्चों के बचाव और सहायता के उद्देश्य से शुरू किया गया प्रोजेक्ट साथी किसकी पहल है? ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, डी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कमजोर बच्चों के लिए कानूनी पहचान और समग्र सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट साथी, आधार के लिए सर्वेक्षण और ट्रैकिंग एवं समग्र समावेश तक पहुंच शुरू किया गया था। यह परियोजना कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों जैसे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बचाए गए बच्चे को आधार पंजीकरण, शैक्षिक और कल्याणकारी लाभ तथा पुनर्वास प्रदान करने पर केंद्रित है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था? ए 1929 लाहौर अधिवेशन, बी 1931 कराची अधिवेशन, सी 1936 लखनऊ अधिवेशन, डी 1937 फैजपुर अधिवेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1929 लाहौर अधिवेशन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया और बाद में समाजवाद को बढ़ावा देते हुए वर्ष 1936 के लखनऊ और 1937 के फैजपुर अधिवेशनों की अध्यक्षता की, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1953 में कौन सा आयोग गठित किया था? ए प्रशासनिक सुधार आयोग, बी राज्य पुनर्गठन आयोग, सी योजना आयोग, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में भेड़ियों के संरक्षण के लिए समर्पित पहला संरक्षित क्षेत्र महुआदानर भेड़िया अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।